फितूर तेरे इश्क का पार्ट 14। टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ चल रही थी। टूटी हुई बस, एम्बुलेंस की लाल बत्तियां, स्ट्रेचर पर पड़े लोग। कबीर एक कदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें स्क्रीन से हट नहीं पा रही थी, लेकिन दिमाग उसे सच मानने को तैयार नहीं था। उसने खुद से कहा, हर हादसे की कोई ना कोई खबर होती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो भी हादसे का शिकार हुई हो। उसका गला सूख गया था। कबीर ने सिर झटक दिया था। नहीं, वानी यहाँ नहीं हो सकती। वो बस में क्यों होगी? उसे तो घर पर होना चाहिए ना। वो तो उसकी सोच वहीं अटक गई थी। तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर गिरी हुई चाबी पर पड़ी, जो अभी अभी उससे छूट गई थी। वो झुका, उसकी उंगलियां कांप रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीना फट जाएगा। अगर ये सच हुआ तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसे कुछ नहीं हो सकता। अगर वो उसी बस में है तो उसने उस ख्याल को झटक दिया था। मैंने उसका घर खाली नहीं करवाया। वो अपनी माँ के साथ वहीं होगी। वो दिल्ली क्यों जाएगी? वो तेज कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिल बेकाबू था, सांसें उखड़ रही थी। तभी उसका फोन बजा। कबीर एकदम रुक गया था, जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मानव। एक पल तक उसने कॉल नहीं उठाई थी, जैसे मानना ही नहीं चाहता हो कि जो न्यूज़ में देख रहा है वो सच है। फिर उसने फोन कान से लगाया। कबीर, मानव की आवाज़ भारी थी, बहुत ज्यादा संभली हुई। बोल, क्या हुआ? कबीर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। उसकी आवाज़ सख्त थी, लेकिन भीतर कुछ बिखर रहा था। वानी हॉस्पिटल में है, मानव ने दीवार का सहारा लेते हुए कहा। कि क्या मतलब? कबीर के मुंह से अचानक लफ्ज फिसल गए थे। जिस बस का एक्सीडेंट हुआ था, मानव धीरे से बोल रहा था, वो उसी में थी। कबीर का हाथ कांप गया था। एक पल को लगा किसी ने उसके अंदर कुछ खींच लिया हो। पान थोड़ा नीचे सरक गया था। वो कैसी है? कबीर ने घबराते हुए पूछा। आवाज में वो कंट्रोल नहीं था। वो जिंदा है, मानव ने जल्दी से कहा, लेकिन ओटी में है। कबीर की सांसें जैसे उसके अंदर घुटने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसने जल्दी से पोस्ट में गाड़ी स्टार्ट की और हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी रुकते ही कबीर दरवाजा ठीक से बंद भी नहीं कर पाया था। एम्बुलेंस की आवाज़, सफेद रोशनी, सब एक साथ उस पर टूट पड़ा था। वो लगभग दौड़ता हुआ अंदर आया। नजरें सिर्फ बानी के चेहरे को ढूंढ रही थी। उसके होठों पर बस एक नाम था, बानी। और तभी उसने मानव को देखा। ओटी के बाहर खड़ा था, दीवार से टिका हुआ, कंधे झुके हुए थे और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रहा था। कबीर रुक गया था सिर्फ एक पल के लिए। उस पल में उसे सब समझ आ गया था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, कदम भारी थे। कहाँ है वो? उसकी आवाज़ फिसल गई थी। मानव ने सिर उठाया, आंखें लाल थी। वो कुछ बोल नहीं पाया था, सिर्फ ओटी की तरफ इशारा किया। लाल बत्ती जल रही थी। सर्जरी इन प्रोग्रेस। कबीर की नज़र वहीं टिक गई थी। उसने अंदर देखने की कोशिश की। सफेद चादर के नीचे एक चेहरा अधूरा सा दिखा। वानी। वानी। उसके माथे पर मोटा बैंडेज था। खून के हल्के से निशान अब भी ताज़ा थे। कबीर के पैर कांप गए थे। वो एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन नर्स ने रास्ता रोक लिया था। डॉक्टर अंदर हैं। कबीर कुछ नहीं बोला। वो वहीं रुक गया था। हाथ मुट्ठी में बदल गए थे, सांसें उखड़ी हुई थी। उसने दीवार का सहारा लिया। वह मन ही मन बड़बड़ाया, अगर कुछ हो गया तो। उसने आंखें बंद कर ली थी और वहीं उसके भीतर कुछ टूट गया था। उसने धीमे से सिर झुकाया। उसके होठ कांप रहे थे। भगवान, ये शब्द उसके लिए अजनबी थे। उसने कभी उन्हें बुलाया नहीं था। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। उसकी आवाज़ भर आई थी। प्लीज़ उसे बचा लीजिए। ये शब्द उसने खुद को भी कहते नहीं सुना था। उसकी सांसें थरथरा रही थीं। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। आंसू चुपचाप उसकी आंखों से गिर पड़े थे। उसने उन्हें पहुंचने की कोशिश भी नहीं की थी। अंदर बानी अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रही थी और बाहर कबीर सिंघानिया जिंदगी में पहली बार पूरी तरह बेबस खड़ा था, क्योंकि इस बार उसका गुस्सा, उसकी ताकत, उसका नाम कुछ भी काम नहीं आ रहा था। ओटी के बाहर की घड़ी जैसे जानबूझकर धीमी चल रही थी। हर सेकंड कबीर के सीने पर बोझ बनकर गिर रहा था। तभी कॉरिडोर में हलचल हुई। सौम्या सिंघानिया तेज कदमों से अंदर आईं। चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। पीछे पारस सिंघानिया थे, सारांश और घर के बाकी लोग भी। पूरी सिंघानिया फैमिली हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में इकट्ठा थी, जहाँ जिंदगी और मौत आमने सामने खड़ी थी। सौम्या की नज़र सबसे पहले कबीर पर गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द गले में अटक गए थे। कबीर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखें बस ओटी पर टिकी थी। 3 घंटे बीत चुके थे। आखिरकार ओटी का दरवाज़ा खुला। सब एक साथ खड़े हो गए थे। डॉक्टर बाहर आईं। चेहरा थका हुआ था। कबीर सबसे पहले आगे बढ़ा। वो कैसी है? उसकी आवाज़ टूट चुकी थी पूरी तरह। डॉक्टर एक पल को चुप रहीं। वो चुप्पी 1000 जवाबों से भारी थी। हमने पूरी कोशिश की है मिस्टर सिंघानिया, उन्होंने धीरे से कहा। कबीर की सांस रुक गई थी। लेकिन क्या? कबीर चीख पड़ा था। उस एक पल में कबीर अंदर ही अंदर कई बार मर गया था। हम बच्चे को नहीं बचा पाए। डॉक्टर के वो शब्द कबीर के सीने में तीर की तरह धंस गए थे। बच्चा? कबीर के होठ कांप गए थे। वो एक कदम पीछे हटा, जैसे जमीन खिसक गई हो। उसे पता ही नहीं था
उसे नहीं मालूम था कि वो बाप बनने वाला है। डॉक्टर ने मास्क उतारते हुए कहा, अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, हेड इंजरी सीरियस है। कबीर कुछ नहीं सुन पा रहा था, उसके घुटने जवाब देने लगे थे। मानव ने आगे बढ़कर उसे संभाला, लेकिन कबीर ने उसका हाथ झटक दिया था। वो नीचे बैठ गया था, हथेलियां चेहरे पर रख ली थी और उसके कानों में मानव की कही हुई बात गूंजने लगी थी। तू एक दिन पछताएगा कबीर, बहुत बुरी तरह पछताएगा। आज जो कर रहा है ना तू, उसका हिसाब जिंदगी तुझसे लेगी। पहली बार उसे महसूस हुआ, उसने सिर्फ वानी को नहीं तोड़ा था, उसने एक जिंदगी आने से पहले ही खो दी थी। और इस सच ने कबीर सिंघानिया को अंदर तक बिखेर दिया था। 24 घंटे बाद आईसीयू के कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। मशीनों की आवाज अब डरावनी नहीं, बस मौजूद थी। वानी की पलकों में हल्की सी हरकत हुई, पहले उंगलियां हिली, फिर माथे पर हल्का सा दर्द उतरा। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, रोशनी चुभी तो आंखें फिर से बंद हो गई थी। उसने एक गहरी सांस लेकर दोबारा आंखें खोली, फिर अचानक उसके दिमाग से कल की यादें टकराने लगी थी। बस, भीड़, माँ। उसका दिल जोरों से धड़का था। वानी ने हड़बड़ाकर उठने की कोशिश की, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। सर भारी था, कमजोरी हर नस में थी। उसका हाथ अपने आप ही धीरे धीरे पेट की तरफ चला गया था। उसकी उंगलियां धीमे से रुकी, उसे कुछ ठीक नहीं लगा। वो हाथ वहीं रखा रह गया था, न हलचल, न कोई जाना पहचाना एहसास। एक सिहरन सी उसकी रीढ़ में दौड़ गई थी। नहीं, उसकी आवाज सूखी थी। कमरे में मौजूद नर्स चौकन्नी हो गई थी। मैम, आप होश में आ गई? वानी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में घबराहट उतर आई थी। उसने कांपते हुए नर्स का हाथ पकड़ लिया था। सिस्टर, उसकी आवाज़ फिसल गई थी। सिस्टर, मुझे। उसकी सांसें उखड़ने लगी थी। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा। उसकी उंगलियां अपने पेट पर कस गई थी। आप चेक कीजिए ना। उसकी आंखें भीग चुकी थी। मेरा बेबी। उसके शब्द गले में अटक गए थे। वो ठीक है ना? नर्स की आंखों में एक पल के लिए दुख उतर आया था। वानी की पकड़ नर्स की कलाई पर और कस गई थी। सांसें तेज थी। सिस्टर, बोलिए ना। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप चुप क्यों हैं? उस चुप्पी में एक जवाब पहले ही मर चुका था। नर्स ने धीरे से उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वानी अब शांत नहीं हो पा रही थी। नहीं, उसने सिर हिलाया। ऐसा नहीं हो सकता। उसका हाथ फिर से पेट पर चला गया था, जैसे यकीन खुद महसूस करके करना चाहती हो। वो है, उसने खुद से कहा। वो मुझे छोड़ नहीं सकता। आंखों में डर उतर चुका था, सांसें टूटने लगी थी। प्लीज प्लीज किसी को बुलाइए। वानी लगभग रोते हुए बोली, मुझे घबराहट हो रही है। नर्स ने इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा खुला। कबीर अंदर आया। हाथ में दवाइयों का छोटा सा पैकेट था, लेकिन वानी की हालत देखते ही वो ठिठक गया था। उसके हाथ से दवाइयां छूट गई थी। वानी! उसकी आवाज खुद से ही डर गई थी। वह तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा, लगभग दौड़ते हुए उसे अपनी बाहों में थाम लिया था। क्या हुआ? उसके चेहरे पर डर था। वानी ने नजर उठाई, अगले ही पल जैसे टूटे हुए धागे को पकड़ लिया हो। कबीर! उसकी आवाज एकदम फूट पड़ी थी। वो अचानक उठ बैठी थी, सारी कमजोरी जैसे भूल गई थी और सीधे उसके सीने से लग गई थी। कबीर एक पल के लिए सन रह गया था, फिर उसके हाथ अपने आप उसके इर्द गिर्द आ गए थे। कबीर देखो! वानी की आवाज़ उसके सीने में दब गई थी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। उसकी सांसें रुक रुक कर निकल रही थी। उसने अपना हाथ उसके सीने पर कस दिया था। मेरा बच्चा! उसकी आवाज़ कांप रही थी। कबीर को पहली बार समझ आया था, कुछ सवालों के जवाब आवाज़ से नहीं दिए जाते। वानी की टूटती हालत देखकर उसकी आंखें जलने लगी थी। कबीर! वो मुझे नहीं छोड़ सकता। उसकी उंगलियां उसके कपड़ों में उलझ गई थी। तुम बताओ ना इन लोगों को। उसने चेहरा उठाकर उसे देखा, आंखों में पागल सी उम्मीद थी। मेरे पास अब उसके अलावा कोई नहीं है। उसकी आवाज़ टूट गई थी। कबीर! कबीर कुछ बोल नहीं पाया था, उसका गला सूख चुका था, आंखें जलने लगी थी। उसने वानी को और कसकर थाम लिया था। वानी, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं गया है। वह बस इतना ही फुसफुसा सका था कि तभी वानी का शरीर अचानक ढीला पड़ गया था। वानी! कबीर घबरा गया था। वो उसके हाथों में झुक गई थी, आंखें बंद, सिर उसके कंधे पर गिर गया था। वानी! कबीर ने उसे संभालते हुए आवाज लगाई। नर्स दौड़ती हुई अंदर आई। डॉक्टर को बुलाइए, कबीर ने दौड़ते हुए कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके कानों में अभी वही शब्द गूंज रहे थे, मेरे पास अब उसके अलावा कोई नहीं है। और इस बार वो झूठ भी नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि सच्चाई उसकी बाहों में बेहोश पड़ी थी। नर्सें वानी को स्ट्रेचर पर लिटा चुकी थी। डॉक्टर तेज कदमों से अंदर आए। कबीर को बाहर भेज दिया गया था। कॉरिडोर अचानक बहुत बड़ा लगने लगा था। कबीर दीवार से टिक गया था। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। छाती में अजीब सी जलन थी, जैसे कुछ अंदर से टूट कर गिर रहा हो। उसने आंखें बंद की, लेकिन वानी की आवाज पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरे पास अब उसके अलावा कोई नहीं है। उसकी पलकों के कोने भीग गए थे। वो सिर झुकाए हुए खड़ा था। पहली बार किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी। तभी क्या हुआ? आनव की आवाज उसके कानों में गूंज उठी थी, ठंडी तंज से भरी हुई। कबीर ने सिर नहीं उठाया था। मानव उसके सामने आकर रुका। हंसी नहीं थी उसके चेहरे पर, सिर्फ जहर था, जो वानी की हालत देखकर उसके अंदर उबल रहा था। दर्द हो रहा है तुझे? वो धीमे से बोला। लेकिन क्यों? कौन है वो तेरी? कबीर के होठ थरथराए।
तूने तो उसकी जिंदगी की हर खुशी छीन ली ना। उसकी माँ तेरी वजह से चली गई। कबीर की मुट्ठी कस गई थी, नाखून हथेली में चुभ गए थे। कबीर कसे झटके से उठा। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, बकवास मत कर मानव। बीवी है वो मेरी, बीवी। उसकी बात सुनकर मानव तंजिया सा मुस्कुरा दिया था। कोई सबूत है तेरे पास? जिस शादी का सबूत कागजों में न हो उसे कबीर सिंघानिया कैसे मान सकता है? उसकी खुशियां छीन ली तूने कबीर। हो गया तेरा बदला पूरा। क्या खूब सजा दी है तूने एक बेकसूर को। मानव के आखिरी शब्द कबीर के सीने में धंस गए थे। कॉरिडोर में कुछ पल के लिए सब कुछ स्थिर हो गया था। कबीर की सांसें गहरी हो गई थी। उसने आंखें बंद की, जैसे अंदर उठ रहे तूफान को किसी तरह काबू में करना चाहता हो। फिर उसने आंखें खोली और इस बार उस नजर में गुस्सा नहीं था, ना ही सफाई थी, बस थकान थी और एक ऐसा दर्द जिसका कोई इलाज नहीं होता। अगर बदला यही था, कबीर ने बहुत धीरे से कहा, तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। मानव एक पल के लिए चुप हो गया था। शायद उसे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। हार। मानव की ठंडी हंसी कॉरिडोर की दीवारों में टकराकर लौट आई थी और मानव वहां से चला गया था, बिना पीछे देखे, अपना जहर छोड़कर। कबीर बस वहीं खड़ा रहा था। हिलने की ताकत नहीं थी उसमें। शाम ढल गई थी लेकिन बानी को होश नहीं आया था। अगली सुबह बानी को होश आ गया था। कबीर सामने खड़ा हुआ था, बस उसकी एक झलक देखकर बानी का शरीर कांप उठा था। कबीर। उसकी आवाज सूखी थी, सांसें टूटने लगी थी। वह हड़बड़ाकर उठने की कोशिश करने लगी थी। आप जाइए, बानी ने कांपते हुए कहा। प्लीज, मुझे नहीं देखना आपको। इस बार उसने चीखते हुए कहा, मैंने कहा ना जाइए। कबीर की उंगलियां धीरे धीरे मुट्ठी बन गई थी। डॉक्टर ने तुरंत दरवाजा बंद कराया। प्लीज आप बाहर जाइए। उनकी आवाज बिना भावना की थी। बाहर कबीर दीवार से टिक गया था। अंदर से बानी की घबराई हुई सांसों की आवाज अब भी आ रही थी। उसका ट्रॉमा आपकी मौजूदगी से ट्रिगर हो रहा है, डॉक्टर ने सख्ती से कहा। यू कैन नॉट कम इन फ्रंट ऑफ हर। कबीर ने पहली बार नजर उठाकर देखा। कितने दिन? उसने धीमे से पूछा। डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया था। उस दिन बानी ने डिस्चार्ज पेपर खुद साइन किए थे। बानी को दूसरे विंग में शिफ्ट किया गया था और कबीर हॉस्पिटल से चला गया था बिना अलविदा कहे। बानी ने होश में आने के बाद उसे दोबारा नहीं देखा था, ना उस दिन ना उसके बाद, और ना ही उसे जानना था कि वो कहाँ है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया था और बानी अपने जख्मों को भरना सीख रही थी। कुछ जख्म भरने के लिए नहीं होते, बस रख जाते हैं। जिंदगी रुकती नहीं, बस लोग पीछे छूट जाते हैं। 2 साल बाद मनाली की सुबह हमेशा थोड़ी धीमी होती है। हिमालय की हल्की ठंड, देवदार के पेड़ों से छनती धूप और सड़क के किनारे बना छोटा सा कैफे। दरवाजे पर लकड़ी की तख्ती हिल रही थी। ओपन काउंटर के पीछे बानी खड़ी थी। हल्के पिंक रंग का स्वेटर, बालों को ढीले से बांधा हुआ था। चेहरे पर बहुत सॉफ्ट सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो दर्द को छुपाती नहीं है, बस उसे याद नहीं करने देती। वो कप उठाती, कॉफी बनाती और कस्टमर से नरम आवाज में बात करती। हियर यू गो। उसकी आवाज में वो खनक थी जो पहाड़ों में बस जाती थी। कैफे के एक कोने में हमेशा की तरह एक आदमी बैठा था। चेहरे पर मास्क, आंखों पर डार्क गॉगल्स, टोपी नीचे तक खींची हुई थी। कोई उसे नोटिस नहीं करता था सिवाय बानी के। वो उसके टेबल की तरह बड़ी, हाथ में वही कप था जो हर रोज वो ऑर्डर करता था। उसने कुछ नहीं पूछा, मेन्यू देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सीधे टेबल पर कप रखा, ब्लैक कॉफी बिना शुगर, साथ में एक छोटा सा कुकी। ठंड ज्यादा है आज, बानी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। कॉफी जल्दी ठंडी हो जाएगी। उस आदमी ने सिर थोड़ा सा झुकाया, कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी नजरें बस बानी पर टिकी रही थी। वो मुस्कान, वो सुकून, वो नॉर्मल सी जिंदगी जिसका बानी ने कभी ख्वाब देखा था। कुछ भी देखकर ऐसा नहीं लगता था कि इस लड़की ने उसकी माँ को खोया था, एक बच्चे को खोया था। उसने अपना अतीत पीछे छोड़ दिया था। बानी मुड़ी और काम में लग गई थी और कोने में बैठा वो शख्स अपनी उंगलियां कॉफी के कप पर कसते हुए बस देखता रहा था, जैसे डरता हो कि अगर एक पल को भी नजर हटी तो ये मुस्कान फिर कहीं खो जाएगी। कैफे की रिंग बजी, कुछ स्टूडेंट अंदर आए। बानी ने हमेशा की तरह फिर से मुस्कुराया और उसी पल उस आदमी की आंखों में कुछ टूट कर बिखर गया था, क्योंकि वो जानता था ये मुस्कान उसने पाई नहीं थी, इसे बहुत कुछ खोकर कमाया था। मनाली की सड़कों पर लाइट जल चुकी थी। कैफे के बाहर की पीली रोशनी बर्फ से भीगी जमीन पर हल्की सी चमक बिखेर रही थी। बानी ने आखिरी कप धोया, काउंटर साफ किया, दरवाजे की लकड़ी की तख्ती पलट दी थी, क्लोज्ड। उसने स्वेटर को थोड़ा सा कसकर लपेटा, लाइट बंद की और बाहर आ गई थी। स्कूटी स्टार्ट करते वक्त उसने आसमान की तरफ देखा। हल्की हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी, सफेद खामोश सुकून से भरी। बानी मुस्कुरा दी थी। स्कूटी सड़क पर आगे बढ़ गई थी। कुछ दूर एक गाड़ी धीमी रफ्तार से उसके पीछे चल रही थी। हेडलाइट्स तेज नहीं थी, बस उतनी थी कि रास्ता दिख सके। बानी ने शीशे में देखा एक पल के लिए, फिर नजर हटा ली थी। मनाली में अक्सर ऐसा होता था, कोई ना कोई पीछे आता ही था। उसकी गली आ गई थी, छोटा सा घर, लकड़ी का दरवाजा, बाहर बर्फ की पतली चादर। बानी ने स्कूटी रोकी और तभी एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में हुई।
उसने पीछे मुड़कर देखा, सड़क खाली थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई परछाई नहीं थी, बस गिरती हुई बर्फ। बानी ने बिना रुके जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई थी। अंदर गर्माहट थी और फर्श पर एक छोटा सा बच्चा खिलौनों के बीच बैठा हुआ था। उसे देखते ही बानी की सारी थकान जैसे वहीं छूट गई थी। अरे, वो धीमे से मुस्कुराई। वो जल्दी से हाथ धोकर आई और बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया था। बच्चा हल्की सी आवाज़ निकालता हुआ उसे चिपक गया था, मम्मा, जैसे एक अधूरी सी ध्वनि हो। बानी की आंखें भर आई थी। सॉरी मन्नू, उसने उसके माथे पर किस करते हुए कहा। मम्मा लेट हो गई ना आज। बच्चा उसके कंधे में मुंह छुपाकर और कस गया था, जैसे सच में मिस किया हो। उसी वक्त बानी दी, पीछे से आवाज़ आई। अदिति किचन से बाहर आई, हाथ में तौलिया पहुँचती हुई। आप अभी आई हैं? वो हंसते हुए बोली और फिर से शैतान में बिजी हो गई। बानी ने बच्चे को हल्का सा ऊपर उछाला। वो खिलखिला दिया था और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई थी। इसे देखने के लिए ही तो, बानी ने नरमी से कहा। मैं हर रोज़ घर वापस आ पाती हूँ। बाहर बर्फ गिर रही थी और घर के अंदर एक ऐसी खामोश खुशी थी जो किसी शोर की मोहताज नहीं थी। बानी ने बच्चे को सीने से लगाए रखते हुए हल्के से पूछा, इसे दूध पिलाया ना तुमने? उसकी आवाज़ में चिंता थी, पर वो घबराहट नहीं थी जो अब जिंदगी से निकल चुकी थी। उसने बच्चे को गाल को उंगली से छुआ। भूख तो नहीं है ना मन्नू? अदिति ने हाथ कमर पर रखकर नकली नाराज़गी दिखाई। जी बानी दी, वो मुस्कुराते हुए बोली, पूरा दिन सिर्फ आपकी लाडली की सेवा में जाता है। फिर बच्चे की तरफ झुककर कहा, और ये देखिए, आते ही मेरी शिकायत लगाना शुरू कर देती है। बच्ची जैसे बात समझ गई हो, एक हल्की सी आवाज़ निकाली और बानी की गर्दन में मुंह छुपा लिया था। बानी हंसती थी। वो हंसी बहुत छोटी थी पर सच्ची थी। उसने बच्चे को और कसकर थाम लिया था। चलो, वो मुस्कुराते हुए बोली, आज मम्मा तुम्हारे साथ ही रहेंगी। अदिति ने राहत की सांस ली और चाय की केतली चढ़ाते हुए बोली, ये सुनकर तो मैडम का मूड अभी से अच्छा हो गया। बानी मैट्रेस बिछाकर बैठ गई थी। अन्नू के सामने रंग बिरंगे खिलौने बिखरे थे। वो एक छोटा सा लकड़ी का हाथी उसके आगे सरका रही थी। देखो ये कौन है? मन्नू ने अपनी नन्ही हथेलियों से उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया था। लेकिन अगली बार जैसे ही उसने पकड़ा, उसके चेहरे पर वो बेधड़क सी मुस्कान फैल गई थी। बानी हंस पड़ी थी। ओह मेरी गुड़िया। मन्नू खुश होकर पैर पटकने लगी थी। किलकारी सी एक आवाज़ निकली और वो सीधे बानी की गोद में गिर पड़ी थी। बानी ने उसे सीने से लगा लिया था, ठोडी उसके सिर पर टिका दी थी। उस पर कोई भी ताकल नहीं था, कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस ये छोटी सी जिंदगी जो उसकी सांसों से जुड़ी हुई थी। दरवाज़ा धीमे से खुला। मानव अंदर आया और वहीं रुक गया था। उसने कोई आवाज़ नहीं की, बस दरवाजे पर खड़ा रहा था और सामने बानी थी, फर्श पर बैठी हुई, बाल बिखरे हुए, आंखों में वो सुकून जो उसने एक पल तक ढूंढा था। मानव की सांसें अपने आप हल्की हो गई थी। उसे याद आया कैसे मानवी के आने के बाद बानी धीरे धीरे टूटी चुप्पी से बाहर आई थी। कैसे उसने फिर से बात करना सीखा था, हंसना और सबसे मुश्किल जीने की वजह ढूंढना। आज वो वजह उसकी बाहों में थी। मन्नू ने शायद आहट पहचान ली थी। उसने बानी के कंधे से सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा, फिर अचानक अपनी पूरी ताकत से खिलखिला उठी थी। लो आ गए पापा, बानी ने मुस्कुराते हुए कहा। मानव की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन होठ मुस्कुरा रहे थे। वो आगे बढ़ा धीरे से, जैसे इस पल का डर हो कि कहीं टूट ना जाए। मन्नू ने उसे देखते हुए बानी से थोड़ा अलग होकर हाथ हवा में बढ़ा दिए थे। मानव झुका और उसे गोद में उठा लिया था। मन्नू ने उसकी कॉलर पकड़ ली थी, फिर भी अपना सिर बानी के कंधे से लगाए रखा। मानव ने यह देखा और मुस्कुरा दिया था। अदिति किचन के दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी और उन तीनों को मुस्कुराता देखकर बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान के साथ वापस मुड़ गई थी। उसे कोई शिकायत नहीं थी। मानवी उसकी अपनी बेटी थी, लेकिन बानी उससे ज़्यादा प्यार करती थी। उसे पता था कुछ रिश्ते नाम से नहीं, दिल से बनते हैं, और इस घर में मन्नू की सबसे बड़ी ज़रूरत बानी थी। बर्फ बाहर गिरती रही थी और अंदर तीन जिंदगियां धीरे धीरे एक दूसरे को सांस लेना सिखा रही थीं। और वहीं उसी वक्त किसी और शहर में, किसी और दुनिया में कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। पर्दे आधे खुले थे। बाहर की स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी धुएं के बीच फंसकर दीवारों पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। हवा भारी थी, सिगरेट के धुएं से और शराब की तीखी गंध से। कबीर बेड पर पेट के बल लेटा हुआ था, जैसे गिर पड़ा हो, जैसे उठने की जरूरत ही न बची हो। एक हाथ नीचे लटका हुआ था, उंगलियों के बीच जली हुई सिगरेट की राख अपने आप गिरती जा रही थी। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। कमरे की दीवारें खाली नहीं थी, हर तरफ बानी थी। कहीं वो मुस्कुरा रही थी, कहीं गुस्से में नजरें चुराई खड़ी थी, कहीं उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, कहीं बस चुपचाप देख रही थी, जैसे सवाल पूछ रही हो। फोटोज बहुत सारी बेतरतीब,
कुछ फ्रेम में कुछ ऐसे ही दीवार से टिकी हुई। कबीर ने आंखें खोली, सीधे सामने बहानी की वही तस्वीर थी जिसमें वो हंस रही थी, खुलकर बेफिक्र। उसकी सांस अटक गई थी। ये मुस्कान, उसके होंठ हिले। कभी मेरी भी थी। उसने करवट बदली, फिर पेट के बल लेट गया था। तकिया कसकर चेहरे में दबा लिया था, जैसे यादों की आवाज़ रोक सके, लेकिन कमरे में कोई आवाज़ थी भी नहीं, बस उसकी टूटी हुई सांसें थीं। बगल में टेबल पर शराब की बोतल आधी खाली थी, गिलास उल्टा पड़ा था, ज़मीन पर टूटी हुई एस्ट्रे थी। उसने फिर से सिगरेट खींची, धुआं ऊपर उठा और पानी की तस्वीरों के बीच घुलता चला गया था। तुम खुश हो ना? कबीर बुदबुदाया, आंखें बंद किए हुए। जब तुम्हें दर्द से भरी आंखों से मुस्कुराता हुआ देखता हूं ना, ये मुझे सबसे ज्यादा मारता है। एक पल के लिए उसके चेहरे पर दर्द उभर आया था। उसने आंखें खोली, छत की तरफ देखा जहां एक और फोटो चिपकी हुई थी। बानी नींद में शांत उसकी बाहों में थी। कबीर की पलकों के कोने भीग गए थे, लेकिन वो रोया नहीं था, बस यूं ही देखता रहा, जैसे अगर ज्यादा देर देख लिया तो कुछ टूट जाएगा। कमरे में धुआं और गाढ़ा हो गया था और बाहर कहीं बहुत दूर कोई और बर्फ गिरते घर में जीना सीख रहा था। वानी मन्नू को गोद में लिए हल्के हल्के झुला रही थी। उसकी उंगली मन्नू की मुट्ठी में फंसी हुई थी। मन्नू उसे छोड़े बिना ऊपर देखे जा रही थी, जैसे कहीं जाने का मन ही ना हो। वानी मुस्कुराती थी धीरे से। उस मुस्कान में शोर नहीं था, बस अपनापन था। चलो मम्मा के पास जाओ। उसने मन्नू को अदिति की तरफ बढ़ाया। अदिति ने बिना झिझक उसे अपनी बाहों में ले लिया था, उसी तरह जैसे रोज लेती थी। मन्नू ने हल्का सा मुंह बनाया, फिर मान गई थी। थोड़ी देर बाद दूध पीते हुए उसकी आंखें अपने आप बोझिल हो गई थीं। अदिति ने उसे सीने से टिकाए रखा, पीठ थपथपाती रही जब तक सांसें बराबर ना हो गई थी। फिर उसने बानी की तरफ देखा। सुनो ना बानी दी, उसने सोच समझकर धीरे से कहा, हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। मानवी को आप संभाल लोगी ना? वो छोटी है तो सर्दी लग जाएगी बाहर। बानी ने एक पल को मन्नू के सोए हुए चेहरे को देखा, फिर अदिति की आंखों में देखा और बस हल्का सा सिर हिला दिया था और वहीं मानवी को गोद में लेकर बैठ गई थी। थोड़ी देर में मानव जैकेट पहन चुका था। अदिति ने मन्नू को बानी की गोद में सुला दिया था और मानव के साथ बाहर चली गई थी। बाहर मानव ने चलते चलते पूछा, आज तो कोई प्लान नहीं था हमारा बाहर घूमने का, फिर अचानक ये कैसे हमारी मोहतरमा का घूमने का मन हो गया? अदिति कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, आज क्या दिन है? अर्नव रुक गया था, सोचने लगा था। अदिति ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखे और गुस्से में बोली, तुम भूल गए क्या? आज वही दिन है जिस दिन उन्होंने अपना बेबी खोया था। कल रत्ना आंटी की बरसी पर वो कितना दुखी थी। अगर वो मानवी में बिजी रहेंगी तो कुछ याद नहीं करेंगी। मानव ने उसकी तरफ देखा। उस दिन को याद करके वो भी उदास हो गया था। मैंने उन्हें बहुत रोते हुए देखा है, अदिति ने बिना रुके कहा, और अब नहीं देख पाऊंगी। मानव ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थोड़ा कसकर थाम लिया था। वहीं घर पर बानी ने मानवी को थोड़ा संभाल कर उठाया। उसकी सांसें गहरी और बराबर थीं। नींद ने नन्हे चेहरे को बिल्कुल बेखबर सा बना दिया था। वो धीमे कदमों से पालने तक आई। मानवी को बहुत धीरे से नीचे लिटाया, जैसे जरा सी भी आवाज़ नींद तोड़ देगी। एक पल को वहीं रुकी रही थी। उंगलियों से हल्का सा कंबल ठीक किया, फिर बिना कुछ कहे पालने से नजर टाली थी। कमरा अचानक बहुत खामोश लगने लगा था। बानी अपने कमरे में आई, दरवाज़ा आधा बंद किया। अलमारी के कोने से एक छोटा सा बॉक्स निकाला, वही जिसे वो अक्सर छूती नहीं थी। वो जानती थी कि वो कहाँ है। ढक्कन खुलते ही कागज़ों की हल्की सी सरसराहट हुई। सबसे ऊपर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी। वो कागज़ अब भी वैसा ही था, नाम, तारीखें, धुंधली सी तस्वीर। बानी की उंगलियां कांप गई थीं। उसके नीचे तस्वीरें थीं, माँ के साथ वाली मुस्कुराती हुई। माँ का हाथ उसके कंधे पर था, जैसे हमेशा की तरह कह रही हो, मैं हूँ। और फिर वो तस्वीर जिसे अदिति ने एडवर्ड के पास खींचा था, बानी और कबीर। बानी बेड के किनारे बैठ गई थी। उसकी आंखें भर आई थी। धीरे से बोली, कैसे हो तुम? उसकी आवाज़ टूट गई थी। मम्मा को याद करते हो? एक पल चुप रही, फिर बोली, मम्मा को तुम्हारी बहुत याद आती है। आंसू चुपचाप गाल पर लुढ़क गए थे। आप अच्छे से नानी माँ के साथ रहना। उसने फोटो पर उंगली फेर दी थी, जैसे किसी छोटे से माथे को छू रही हो। बानी ने आखिरी तस्वीर उठाई, माँ की। उनकी आंखों में देखा बहुत देर तक, फिर बहुत धीमे से कहा, आप ज़्यादा परेशान मत होना, आपकी बानी बहुत खुश है। लेकिन कमरे में बस वही खामोशी थी जो अब उसकी आदत बन चुकी थी। अगली सुबह रसोई से हल्की हल्की आवाज़ें आ रही थी। मानव की नींद टूटी तो उसने दीवार घड़ी की तरफ देखा। काफ़ी देर हो चुकी थी। वो और अदिति बाहर आए। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सजा हुआ था, गरम गरम पराठे, चाय,
सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रोज होता था। लेकिन बानी वहां नहीं थी। बानी दी, अदिति ने आवाज लगाई। उसी पल बानी अंदर से निकली। एक सिंपल सा ट्राउजर सूट, चेहरा शांत, कुछ ज्यादा ही जैसे रात भर रोती रही हो। नाश्ता बना दिया है, उसने बस इतना कहा। मनु सो रही है, उसे फीड करा देना। मानव ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहना चाहा पर कह नहीं पाया था। बानी ने स्कूटी की चाबी उठाई, दुपट्टा कंधे पर डाला और बोली, मैं कैफे जा रही हूँ। अदिति ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। वहाँ थकान थी पर कोई शिकायत नहीं। दोपहर तक आ जाऊंगी, बानी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा और निकल गई थी। सड़क पर हवा ठंडी थी। स्कूटी के साथ साथ यादें भी चल रही थी, जिन्हें वो आज फिर पीछे छोड़ना चाहती थी। कैफे के बाहर पहुंचते ही उसके कदम अपने आप रुक गए थे। सारांश वहीं खड़ा था, जैसे उसी का इंतजार कर रहा हो। बानी ने एक पल भी उसे नहीं देखा था। नजरें सीधी ताले की तरफ रही थी। वो आगे बढ़ी, चाबी निकाली, शटर का ताला खोला। बानी, सारांश ने आवाज दी। उसने सुना लेकिन अनसुना कर दिया था। वो शटर उठाने लगी थी। मुझे बस 2 मिनट चाहिए। सारांश उसके करीब आया। बानी ने शटर पूरा उठाया, दरवाजा खोला। मैं कबीर के बारे में। उसका वाक्य अधूरा रह गया था। बानी अंदर चली गई थी, सारांश वहीं खड़ा रह गया था। कुछ सेकंड बाद बानी ने अंदर से ही बोर्ड पलट दिया था, क्लोज्ड। सारांश की सांस अटक गई थी। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार आया था, वो पहले भी कई बार आया था, हर बार कबीर की बात लेकर, और हर बार बानी ने वही किया था, सुना ही नहीं। क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन पर नाम लेने भर से भी दर्द लौट आता है। अंदर का सन्नाटा उसे थोड़ा राहत दे रहा था। वो मुड़ी ही थी कि बानी, बाहर से आवाज आई। सारांश चीख पड़ा था, तुम्हारी ये बेरुखी उसे मार देगी बानी। बानी के कदम ठिठक गए थे, हाथ दरवाजे की कुंडी पर ही रह गया था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। मैं मानता हूँ, सारांश की आवाज भर आई थी। फिर भी वो खुद को संभाल कर बोला, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, बहुत गलत। बानी की उंगलियां सफेद पड़ गई थी। लेकिन वो भी तो, सारांश ने लगभग गुस्से से कहा, उसी दिन से जीना छोड़ चुका है। सड़क पर कुछ लोग रुक गए थे। कैफे के कांच के पार से आवाज आ रही थी, बानी, वो सिर्फ सांसें ले रहा है, बस इतना ही। ना हंसी है, ना नींद, ना होश। उसके लिए हर दिन वही दिन है। बानी ने आंखें बंद कर ली थी, जैसे कुछ अंदर टूट कर गिर पड़ा हो। उसे लगता है अगर वो तुम्हें देख ले। सारांश की आवाज अब धीमी थी, थकी हुई, तो शायद वो खुद को माफ कर पाए। बानी ने दरवाजे से टेक लगाई, सिर पीछे टिका दिया था, सांसें भारी हो गई थी, लेकिन उसने फिर भी दरवाजा नहीं खोला था। सारांश कुछ पल वहीं खड़ा रहा, शायद आखिरी उम्मीद में। अंदर से कोई आवाज नहीं आई, ना कदमों की, ना कुंडी खुलने की। सड़क का शोर फिर से हावी होने लगा था। सारांश ने गहरी सांस ली, नजर एक बार दरवाजे पर डाली, फिर बिना कुछ कहे पीछे मुड़ गया था। उसके जाते कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई थी। पानी वहीं टिकी रही थी जब तक वो आवाज पूरी तरह गायब नहीं हो गई थी। तभी उसने आंखें पहुंची, हथेली से गाल रगड़ लिए थे, एक लंबी सांस ली, जैसे खुद को समेट रही हो, फिर आगे बढ़ी। ओपन का बोर्ड बाहर पलटा, शटर पूरा उठा दिया था, दरवाजा खोल दिया था। कैफे में वही जानी पहचानी खामोशी थी। कॉफी की महक अभी तक ठंडी पड़ी हुई थी। वो काउंटर के पीछे आई, मशीन ऑन की, कप सजाए, और इसी वक्त दरवाजा खुला। वही इंसान जिसे वो पिछले 1 साल से देख रही थी, हर रोज एक ही टेबल खिड़की के पास। उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, जैसे रोज करता था। बानी ने भी हल्का सा सिर झुका दिया था। उसने एप्रन पहना, हाथों को काम में लगा दिया था, खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। कॉफी बनाते हुए उसके हल्के से हाथ कांप रहे थे। ब्लैक, नो शुगर। वो आदमी हमेशा की तरह बोला। बानी ने सुना और फिर बिना देखे सिर हिला दिया था। कब टेबल तक पहुंचा दिया, पर धड़कन अब भी तेज थी। फिर एक और दरवाजा खुला, फिर एक और। धीरे धीरे लोग आने लगे थे। बानी फिर से कामों में उलझ गई थी, कप, मशीन, बिल, सब कुछ साथ साथ। और शायद यही वो पल थे जिनमें वो खुद को थोड़ी देर के लिए भूल पाती थी। शाम कब रात में बदल गई थी पता ही नहीं चला था। घड़ी में 8 बज चुके थे। कैफे लगभग खाली हो चुका था, कुर्सियां उल्टी रखी जाने लगी थी। मशीन की आवाज़ भी अब थक सी गई थी। बस वो इंसान अब भी वहीं बैठा हुआ था, खिड़की के पास, जैसे पूरा दिन वहीं रुक गया हो। बानी ने एप्रन उतारा, काउंटर से बाहर आई। इस बार उसके चेहरे पर एक औपचारिक सी मुस्कान थी, जिसमें कोई सवाल नहीं था। सर, वो नरमी से बोली, मुझे कैफे बंद करना है, आप जा सकते हैं। वो इंसान धीरे से उसकी तरफ देखता रहा, जैसे उस मुस्कान को कई महीनों बाद पहली बार देख रहा हो। फिर वो खड़ा हुआ और उसी पल उसके कदम लड़खड़ा गए थे।
संतुलन बनाते हुए मांस उसके चेहरे से फिसल गया था। उसने जल्दी से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश की, लेकिन बानी देख चुकी थी। वो एक कदम पीछे हट गई थी, जैसे सामने वाला कोई अजनबी हो, जैसे उसने उसे पहचाना ही ना हो। उसकी सांसें थम सी गई थी, चेहरा सख्त हो गया था। वो शख्स उसे देखता रहा, आंखों में सवाल और चेहरे पर थकान थी। तुम्हें मुझसे नफरत नहीं होती? उसकी आवाज भारी थी। वो एक कदम उसके करीब आते हुए बोला, गुस्सा नहीं आता मुझ पर? तो फिर? उसकी आवाज टूटने लगी थी। मुझे देखकर अनदेखा क्यों करती हो? वानी ने नजरें उठाई। आवाज में कोई कपकपी नहीं थी, बस थकान थी। सर, वो शांत स्वर में बोली, जाइए, मुझे कैफे बंद करना है। वो मुड़ी, लेकिन इस बार उसने बानी का हाथ पकड़ लिया था। बानी का शरीर एकदम सख्त हो गया था। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और पहली बार सख्ती से कहा, कबीर, हाथ छोड़िए मेरा। लेकिन कबीर ने उसका हाथ और कस लिया था। मेरी तरफ देखो बानी। उसकी आवाज में जिद थी और टुटन नहीं। तुम मुझसे नफरत करो, मुझ पर गुस्सा करो, मुझे सजा दो, जो चाहे करो। उसकी आंखें नम हो गई थी। लेकिन ऐसे मत देखो। उसका गला भराया था, ऐसे जैसे तुम मुझे जानती ही नहीं हो। वानी ने धीरे से अपनी हथेली उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश की। सर, प्लीज छोड़िए। उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, बिना किसी नफरत के, बिना किसी शिकायत के, बस एक थकी हुई सच्चाई के साथ। और उसका हाथ झटकते हुए बोली, क्यों करूं मैं आपसे नफरत? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ। क्यों गुस्सा करूं आप पर? आप पर गुस्सा करने से क्या मेरी माँ वापस आ जाएंगी? क्या मेरा बच्चा वापस कर सकते हैं आप? बोलिए। उसकी पलकों ने जोर से झपक लिया था। कबीर की पकड़ ढीली पड़ गई थी। अगर मैं आपसे नफरत करूंगी, वानी ने बहुत सदे हुए लहजे में कहा, तो मुझे आपको याद रखना पड़ेगा, और मैं आपको याद भी नहीं रखना चाहती। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन आवाज अब भी दृढ़ थी। उसने अपनी एप्रन उतारी काउंटर पर रख दी थी, जैसे यह जगह, ये कैफे फिलहाल उसके लिए मायने नहीं रखते हों। जाइए यहाँ से, उसने सपाट लहजे में कहा। कबीर कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी कैफे का दरवाजा खुला। घंटी की हल्की सी आवाज हुई। वानी ने पलटकर देखा और उसी पल उसका पूरा संयम टूट गया था। वो बिना कुछ सोचे सीधा आगे बढ़ी और आने वाले लड़के के गले लग गई थी, जैसे खुद को रोके रखना अब उसके बस की बात नहीं रही हो। थैंक गॉड तुम आ गए। उसकी आवाज कांप गई थी। गौरव, तुम जानते हो आज मैंने तुम्हें कितना मिस किया? गौरव एक पल को चौंका, फिर उसने वानी को धीरे से थाम लिया था। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उसने धीमे से कहा। कबीर वहीं खड़ा रह गया था। उसके सामने वो वानी थी जिसे वो आज तक अपना दर्द समझता था, और अब वो दर्द किसी और की बाहों में सिमट रहा था। वानी ने खुद को अलग किया, आंखें पहुंची, फिर गौरव का हाथ थाम लिया था और बिना कबीर की तरफ देखे साफ साफ कहा, मिस्टर सिंघानिया। अब उसने नजर उठाई। मीट माई फियांसे गौरव। उसके शब्द सीधे थे, बिना किसी झिझक के, बिना सफाई के। कबीर को लगा जैसे किसी ने उसके सीने के बीच कुछ रखकर दबा दिया हो। गौरव ने एक नज़र कबीर की ओर देखा। हेलो मिस्टर, उसने सिर्फ इतना कहा, लेकिन उस एक शब्द में कबीर को अपनी पूरी हार सुनाई दे गई थी। वानी ने गौरव का हाथ नहीं छोड़ा था, और यही वो चीज़ थी जो कबीर की सांस रोक रही थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब इस कहानी के 2 या 3 पार्ट्स और बचे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कहानी को पूरा देखेंगे और उसके प्रति अपनी राय भी शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो. Don't forget to subscribe my YouTube channel for more interesting videos.